हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। तो देखिए, आज की दोनों न्यूज़पेपर्स कवर करने के बाद टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया जाएगा। संडे के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हम उन सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, रकून डॉग। देखिए, जब आप अपना प्रीलिम्स देखते हैं ना, तो आप इतना कुछ पढ़ के जाते हैं, इन्वायरमेंट की शंकर की बुक, उसमें क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, दिस दैट, लेकिन इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं। आप प्रोटेक्टेड एरियाज कवर करते हैं, नेशनल पार्क्स, ऑल्दो आ सकते हैं, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर्स वगैरह से, गुड इनफ। पर जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा मैमल्स पे बेस्ड हैं, जो एनिमल्स इन न्यूज, इन तरह की चीजें, या मशरूम्स इन न्यूज, जैसे हमने गुची मशरूम्स देखा था। तो इस तरह की चीजें जो न्यूज में है, वो सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वैसे ही जो ये पर्टिकुलर हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इट गिव्स यू एन इनसाइट कि आपको चीजें प्रिपेयर कैसे करनी है। रकून डॉग, तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द न्यूज? क्योंकि साइंटिस्ट ने ये बताया है कि उनके पास कुछ डेटा ऐसा अवेलेबल है जो ये बताता है कि शायद कोविड-19 पैंडेमिक का ओरिजिन शायद इन पर्टिकुलर एनिमल से हुआ है। हो सकता है, अभी वी कैन नॉट से। मोस्ट प्रोबेबली ये इंटरमीडिएट, अगर कुछ हमें पता भी चलता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंटरमीडिएट होस्ट पता लगेंगे। ओके, ये ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, द एनिमल्स वर एटलीस्ट ओकेजनली सोल्ड। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट थी, राइट, तो जहाँ हम समझते हैं कि जहाँ से ये पूरा कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ, हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट में, तो ये भी कहीं ना कहीं ओकेजनली बिकते हैं। ठीक है, मीट मार्केट में। तो इसीलिए हमें जब वहां से हमने स्वैब्स कलेक्ट किए थे इनिशियली, तो हमें रकून डॉग्स का भी जेनेटिक मटेरियल उन स्वैब में मिला है। अब ये क्या है, ओरिजिन हमें पता चलता है, पर ये इन्फेक्शन आने के बाद इन्फेक्ट हुए थे, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो नाम है इनका वो है रकून डॉग्स, राइट, लेकिन ना तो ये रकून है और ना ही ये डॉग्स है। अगर मैं इस नाम को, रकून डॉग्स को, दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो एक पार्ट है रकून और एक पार्ट है डॉग्स, है ना। तो ये ना ही रकून है। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी आती है दैट दे आर नाइदर रकून नॉर डॉग्स, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि रकून एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा मैमल है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ओके, इन रकून डॉग्स को रकून डॉग्स केवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो फेस, आपने जैसे थंबनेल में भी देखा, फेस पे ये जो मास्क आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो रकून्स की तरह है। पर वो जो रकून्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और वो एक डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली हम ये रकून डॉग्स देख रहे हैं कि कैनिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैनिड फैमिली। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट है, देन नॉट रकून। अब मैंने एक और बात बोली कि ये डॉग्स भी नहीं है, ये डॉग्स भी नहीं है क्योंकि ये कैनिड फैमिली को तो बिलोंग करते हैं, जिसमें डोमेस्टिक डॉग्स वगैरह लाई करते हैं, पर ये फॉक्सेस से रिलेटेड हैं। ये मोस्ट क्लोजली अगर हम देखें तो फॉक्स से रिलेटेड है। तो मतलब आई अगेन रिपीट, जो रकून डॉग्स है वो ना ही रकून है और ना ही डॉग्स हैं। डॉग्स इसलिए नहीं है क्योंकि दे आर मोर फॉक्स लाइक, और रकून्स इसलिए नहीं है क्योंकि फैमिली ही डिफरेंट है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में रकून डॉग्स ओमनीवोर्स हैं, यानी कि ये रोडेंट्स भी खा लेते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ। तो वहां से कार्निवोरस पता चलता है, और ये हर्बीवोरस अगर हम देखें तो बेरीज भी खा लेते हैं। तो दोनों ही चीज खा लेते हैं, तो ओमनीवोर्स, दे कैन हैव मीट एज वेल एज वेजिटेबल्स। ओके, तो वेजिटेरियन फूड बेसिकली दे अपेयर। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पहला स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइदर रकून नॉर डॉग्स, इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिलोंग टू कैनिड फैमिली, इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ ही में ये ओमनीवोरस है, इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका फीचर है वो ये है कि दे आर द ओनली कैनिड स्पीशीज नोन टू हाइबरनेट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब आप अपने प्रीलिम्स में ओनली जैसी स्टेटमेंट्स देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी कैनिड फैमिली में से, कैनिड फैमिली आप जानते हैं
कि उसमें डॉग्स भी होते हैं, फॉक्सेस भी होते हैं, जैकल्स भी होते हैं। इस पूरी कैनिड फैमिली में से विंटर्स के समय जो हाइबरनेट करते हैं वो केवल यही एनिमल्स हैं, रकून डॉग्स। तो हाइबरनेशन आप जानते हैं क्या होता है कि जब विंटर्स आती हैं तो ये क्या करते हैं कि अपनी टेल को अपने आसपास स्वर्ल करके बस एक जगह पड़े रहते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। दे वुड लोअर डाउन देयर मेटाबॉलिज्म, दे वुडंट डू एनीथिंग, दे वुड सॉर्ट ऑफ स्लीप, है ना। तो ये हम बेसिकली इनके केस में देखते हैं। ओके तो ये चीज यहाँ पे, और साथ ही में ये मोनोगैमस है। दे आर मोनोगैमस एंड ऑफन लिविंग इन पेयर्स, यानी कि ये किसी एक के साथ ही, जैसे हम यूजुअली ह्यूमंस में देखते हैं, योर सॉर्ट ऑफ यू ओ योर अलीजेंस टू अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, आप एक ही से मैरिड हैं, आप एक ही से अपना संबंध रखते हैं, तो वैसे ही ये पेयर्स में रहते हैं, एक मेल एक फीमेल, इस तरह से दे लिव इन पेयर्स। ओके तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे आर नेटिव टू ईस्ट एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका वाले एनिमल्स नहीं हैं, तो दे आर नेटिव टू ईस्ट एशिया, जैसे चाइना, कोरिया, जापान। तो यहाँ पे हम इन्हें तनुकी कहते हैं, ईस्ट एशियन रीजन में तनुकी कहते हैं। ठीक है, तो और देखिए यूरोप में भी हम इनको काफी देखते हैं, आज के समय में इनकी मात्रा काफी है, पर ऐसा नहीं है कि यूरोप में ये ओरिजिनली थे, जी नहीं, यूरोप में इन्हें लेके जाया गया था 1920s के करीब, और इसीलिए उनको इन्वेजिव स्पीशीज कहा जाता है वहां पे, क्योंकि वहां पे ट्रेड किया गया था ईस्ट एशिया द्वारा। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फार्म्ड फॉर देयर फर, ऑब्वियसली यहाँ आप जानते हैं मीट मार्केट वाला तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि वुहान के हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट में अगर हमें पता है कि ये बिकते हैं इनका मीट, तो ऑफ कोर्स दे आर सोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। और साथ ही में दे आर फार्म्ड फॉर देयर फर आल्सो, रकून डॉग्स हैव लॉन्ग बीन फार्म्ड फॉर देयर फर। ओके, चाइना इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रकून डॉग पेल्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइंटिस्ट हैं उनका यही कहना है कि रकून डॉग्स और बैट्स were more common on and around some of the farms that supply। तो वहीं पे जो जहाँ से हमें बेसिकली इसका अराइवल दिखा पैंडेमिक का, उसमें बैट्स भी थे, रकून डॉग्स भी हमें कहीं ना कहीं दिखते हैं, पता चलता है कि उस समय थे। तो मोस्ट प्रोबेबली रकून डॉग्स इंटरमीडिएट होस्ट की तरह उन्होंने एक्ट किया होगा, पर अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। ओके तो देखिए वही चीज, जो भी पैंडेमिक जब शुरू हुआ है ना, तो उसके धीरे धीरे देखिए, जब पैंडेमिक शुरू हुआ ना, तो आपका जब प्रीलिम्स आया या मेंस आया, उसमें कोई भी क्वेश्चन कोविड-19 से रिलेटेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय किसी को कुछ पता ही नहीं था पैंडेमिक है क्या, यानी कि क्या है ये कोरोना वायरस। सारी चीजें इवॉल्व हो रही थी, हर दिन नई थ्योरी आ जाती थी, कोई कहता था कुछ, कुछ और कह रहा होता वो कोई, है ना। तो कुछ भी हो रहा था उस टाइम, तो इसीलिए जब तक फाइनलिटी नहीं आ जाती तो तब तक यूपीएससी वुडंट आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट इट। अब क्या हुआ कि 2021 तक थोड़ा हमें कुछ पता चल गया, फिर भी हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि हम सेकेंड वेव और ये सब काफी भयानक थी। तो फिर भी यूपीएससी ने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पैंगोलिन, क्योंकि आप जानते हैं पैंगोलिन को बताया जा रहा था कि शायद ये भी रिजर्वॉयर्स की तरह एक्ट किया था इन्होंने पैंडेमिक के समय पे, तो हमने एक इनडायरेक्ट, वन ऑफ द ऑप्शंस वाज पैंगोलिन्स इन 2021 क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद 2020 कम्स, 2022, हमने फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस देखने शुरू कर दिए कोविड-19 पे, वैक्सीन्स पे, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। तो अब सी इफ यू डोंट बी सरप्राइज, अब तो शायद और क्वेश्चंस कोविड-19 पे आ सकते हैं। अब हम H3N2 देख रहे हैं, सो मे बी अ क्वेश्चन ऑन दैट, है ना। तो ये सारी चीजें डू प्रिपेयर देम नाइसली। ओके अब देखिए जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, स्वीट एक्सपोर्ट स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, और बहुत इजी भी होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, वरना आप इतना सारा चार्ट्स देख के और इतना डेटा देख के बहुत इंटिमिडेटेड फील कर सकते हैं, बट लिसन टू मी, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है कि जब आपने अपनी एक्सपोर्ट मार्केट बिल्ड करनी होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऑफ कोर्स ओवरसीज बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा प्राइस भी कंपेटिटिव है, कम अमाउंट में बहुत अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी आपको मिल रही है, साथ ही में आप हम पे रिलाय कर सकते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें उनको कन्विंस करना पड़ेगा पहले। लेकिन ऐसा ही कुछ हमने कन्विंस किया है, भारत में भी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है एक्सपोर्ट्स के टर्म में, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है शुगर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ओके तो देखिए अगर हम 2017-18 से लेके 2021-22 तक के ड्यूरेशन की बात करें, इसमें जो शुगर एक्सपोर्ट्स हैं भारत से जो हुए हैं, वो $810 यानी कि $10.9 मिलियन से $4.6 बिलियन तक चले गए हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। और हम सोच रहे हैं कि मार्च 31 के एंड होने से पहले पहले हम इसको क्रॉस कर जाएंगे $5.5 बिलियन को भी, विच इज ह्यूज।
आप खुद सोचिए कितना बड़ा सक्सेस है। तो और साथ ही में ये तो अभी हमने वैल्यू टर्म्स में देखा, अगर हम वॉल्यूम टर्म्स में देखेंगे तो और ज्यादा बड़ा सक्सेस लगेगा हमें क्वांटिटी टर्म्स में। यानी कि 2016-17 से 2000 17-18 शुगर ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो इंडिया शिपमेंट वर अ मेयर 2017 से 16 के बीच में 0.46 लाख टन हमने सिर्फ एक्सपोर्ट किया था। और अब देखिए आप 2021-22 में 110 लाख टन, विच इज ह्यूज। ओके, तो आप खुद सोचिए। तो I hope you get the gravity of the bump we have seen, grades of sugar। अब लेकिन इससे पहले कि हम ये सब कुछ समझें कि एक्सपोर्ट बढ़े कैसे, हमने ऐसा क्या किया, क्या होता है एक्सपोर्टिंग क्वालिटी, व्हाट इज इट, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करते क्या हैं। हम रॉ शुगर को भी एक्सपोर्ट करते हैं और वाइट शुगर को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो रॉ शुगर आप जानते हैं, देखिए जो अनरिफाइंड शुगर होती है वो रॉ शुगर है, लेकिन आपने जब रिफाइंड, रॉ का मतलब ही है ना जिसको रिफाइन नहीं किया गया, क्रूड, ऐसा ही बिल्कुल जैसा वो है, ठीक है। और रिफाइंड शुगर वाइट शुगर होती है जो आप कंज्यूम करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो हम दोनों को ही एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए उसका डेटा आप यहाँ देख सकते हैं 2016-17 में। आप ये याद रखिएगा कि रॉ शुगर का जो एक्सपोर्ट है इन लाख टन, इट इज 0। और अगर हम व्हाइट शुगर का देखें, इट इज 0.46 लाख टन। तो ये आप याद रखिएगा। और फिर हम यहाँ पे रॉ शुगर अगर अब हम देखें तो 2021-22 में 56.29, 0 से 56.29 लाख टन। आपको लगेगा ये कुछ, दिस इज अ मिरेकल, इजंट इट। और साथ ही में अगर हम व्हाइट शुगर को देखें तो 53.71 लाख टन। तो दिस इज द थिंग, आप अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे, तो यू जस्ट कीप दिस इन माइंड। अब रॉ शुगर क्या है? Raw sugar is what mills produced after the first crystallization of juice obtained from crushing of cane। जो केन है, शुगर केन है, आप उसे क्रश करते हैं, उसका जूस निकलता है, ठीक है। फिर उसको आप क्रिस्टलाइज करवाते हैं ताकि वो चीनी कुछ शुगर जैसा बने, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन होती है ना, तो जो बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन आपने जूस की करवाई जो हमारे पास आया, वो रॉ शुगर होता है, ठीक है। तो दिस शुगर इज वेरी रफ एंड इट इज ब्राउनिश इन कलर, ये चीज आपको पता है, ठीक है। इसकी जो ICU-MSA वैल्यू है वो 600 to 1200 या इससे ज्यादा भी होती है। अब ICU-MSA क्या होता है? इट इज इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस। मतलब एक शुगर की प्योरिटी कितनी है बेस्ड ऑन इट्स कलर। जितना कम वैल्यू है ना, तो उतना ज्यादा वाइटनेस, जितना कम ICU-MSA वैल्यू होती है उतना ज्यादा वाइट शुगर है, उतना ज्यादा प्योर शुगर है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने क्या देखा, 600 to 1200, विच इज ह्यूज, यानी कि मतलब ये वाइट शुगर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम रॉ शुगर को प्रोसेस कर देते हैं अपनी रिफाइनरीज में और उनकी इम्प्योरिटीज को निकाल देते हैं, उसको डीकलराइजेशन करते हैं, यानी कि उसको सफेद बनाते हैं ब्राउन कलर से, तो फिर हमें क्या मिलता है? वाइट शुगर मिलती है, रिफाइंड वाइट केन शुगर, जिसकी ICU-MSA वैल्यू होती है 45, विच इज लो। और लोअर द वैल्यू वाइटर इट इज, और वही हमें मिलता है वाइट शुगर। द शुगर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल्स, और अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें या इंडस्ट्रीज की बात करें जो शुगर को यूज करते हैं, उसमें ICU-MSA वैल्यू और भी कम होती है, 20 से भी कम, ओके। अगर हम बात करें 2017 से 18, नो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम रिफाइंड टू रॉ, ओके। तो आप देखिए क्या है, सबसे बड़ा जो हमने यहाँ पे जंप देखा है वो डेफिनेटली रॉ शुगर में देखा है ना। यहाँ पे 53.71, लेकिन हमारा कुछ तो यहाँ बेस था, दिस इज 56.29, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ? अराउंड मिड 2018 अ टीम, अब 2018 के साल में क्या हुआ, हमारी एक टीम गई, जिसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे हमारी इंडिया की टीम गई रिप्रेजेंटेटिव्स की। कहाँ पे गई? इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है। जब हम यहाँ गए तो हमारा मिशन क्या था? ऐसे ही तो नहीं चले गए होंगे 2018 में घूमने का मन किया, तो हम यहाँ गए, हमें बेसिकली अपने रॉ शुगर को प्रमोट करना था, रॉ शुगर के एक्सपोर्ट को। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, जब आपने अपनी एक्सपोर्ट मार्केट बिल्ड करनी होती है, यू विल हैव टू कन्विंस देम, यू विल हैव टू गिव लाइक 5 पॉइंट्स, ये लीजिए, ये है हमारी अच्छाई, हमें प्लीज बाय आवर शुगर, वी विल डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वही हमने किया भी। दिस वाज स्पेशली इन व्यू ऑफ द प्रोडक्शन ग्लट एट होम
विथ क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एक्चुअली क्या था कि हमारे पास शुगर का स्टॉक बहुत ज़्यादा था। अगर आप थोड़े समय से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये डेटा पढ़ते हैं कि हमारा कुछ समय के लिए जो शुगर स्टॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब इतना सारा बफर स्टॉक है, वो उसको यूज तो करना ही है ना कहीं पे। तो इसीलिए 2017-18 के समय हम देखें तो 105 लाख टन इक्विवेलेंट टू 5 मंथ्स ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। मच ऑफ द वर्ल्ड शुगर ट्रेड इज इन रॉज, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिखी है दैट मच ऑफ द वर्ल्ड शुगर ट्रेड इज इन व्हाइट शुगर, नो इट इज नॉट। यूजुअली रॉ शुगर में ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है, क्योंकि इजी है रॉ शुगर को ट्रेड करना। आपको उसकी पैकिंग नहीं करनी है, आपको खुले में ऐसी बल्क में एक्सपोर्ट कर देना है, उसके लिए उसका कंटेनराइजेशन नहीं करना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट्स ईजियर। ओके, तो और साथ ही में क्या है कि हर कंट्री में जो उसको मंगवा रहा है उसमें रिफाइनरीज आप खुद रिफाइन कर लोगे इतना बल्क में मंगवा के। ठीक है, मच ऑफ द वर्ल्ड शुगर ट्रेड इज इन ड्रॉस दैट आर ट्रांसपोर्टेड इन बल्क वेसल्स ऑफ 40,000 to 70,000 टन कैपेसिटी। वाइट्स ऑन द अदर हैंड यूजुअली पैकेज इन 50 kg पॉलिथीन बैग्स में होता है। ठीक है, पैक करना पड़ता है। तो और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, और शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए आप इसे भेज सकते हैं। अगर हम वाइट शुगर की बात करें, रॉ शुगर में कोई बैगिंग की या कंटेनराइजेशन की जरूरत नहीं होती, इसको बल्क में लोड किया जा सकता है। बायर यहाँ पे जो रॉ शुगर खरीद रहा है वो डेफिनेटली कोई आप और मेरे जैसे फाइनल कंज्यूमर तो नहीं खरीद रहे होंगे, कोई रिफाइनर खरीदेगा ताकि वो उसको रिफाइन करे, उसे कुछ लाभ दिख रहा होगा आपसे रॉ मंगवा के खुद रिफाइन करने में। द रिफाइनरीज इन दोज कंट्रीज, ठीक है, मोस्टली इंपोर्टेड रॉज। अब देखिए, अब यहाँ जो अभी तक की रिफाइनरीज वाली कंट्रीज में थी जो रॉज इंपोर्ट किया करती थी, वो रॉज कहाँ से इंपोर्ट करी थी? ब्राजील से। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ब्राजीलियन मिल्स है ना, शुगर मिल्स, वो ऑपरेट करती हैं अप्रैल टू नवंबर के बीच में। लेकिन हमारा क्रशिंग कब होता है, हमारी मिल्स कब ऑपरेट करती हैं? अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। तो आपको यहाँ क्या समझ आ रहा है कि अप्रैल टू नवंबर के बाद वाले जो महीने हैं कहीं ना कहीं हम वहां पे ऑपरेट कर रही हैं हमारी मिल्स। तो जो हम क्या बताएंगे उनको, जब हम जहाँ पे अपनी टीम लेके गए कि देखिए आप ब्राजील से जब इंपोर्ट कर रहे हैं अपने रॉज, तो कुछ तो ऑफ सीजन भी आता है, तो ऑफ सीजन के लिए आप हमसे ले लीजिए, है ना। तो ऑफ सीजन जब ब्राजील की मिल्स जाती हैं, सो टेक रॉ शुगर फ्रॉम अस, है ना। और फिर हमने एक और चीज उनको बताई, एक तो ऑफ सीजन वाला एडवांटेज हो गया, साथ ही में क्या हमने बताया, देखिए अगर आप ब्राजील से मंगवाएंगे, जो ब्राजील का सैंटोस पोर्ट है ना, और इंडोनेशिया फॉर एग्जांपल हमने कह लिया, इंडोनेशिया का एक पोर्ट लिया, इंडोनेशियंस को हम बता रहे हैं, तो आपके वहाँ ब्राजील के पोर्ट से यहाँ तक का सफर जो है 43 to 45 डेज है। ठीक है, और हमारा कितना, 13 से 15 दिन, विच इज नथिंग, है ना। तो हम उनको ये बताएंगे कि कितना यहाँ पे फ्रीट कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, क्योंकि इंडोनेशिया तो हमारे बिल्कुल साथ ही बसा हुआ है, कितना ही दूर है। तो कितना बड़ा एडवांटेज है ये। ठीक है, इंडिया रॉ एडवांटेज, दो एडवांटेजेस तो हमने देख लिए। ये प्लीज अगर आपके मेंस में आ जाता है तो लिखिएगा इसको, मेंस में आ सकता है, एग्रीकल्चर पे बहुत डिटेल क्वेश्चंस आते हैं। इंडियाज रॉ एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम द टाइम विंडो, ऑफ कोर्स टाइम विंडो एक तो हमने देख लिया, पहला एडवांटेज। फिर उसके बाद फ्रीट कॉस्ट सेविंग्स देख लिया, दूसरा एडवांटेज। और हमने क्या क्या हाईलाइट किया होगा, हमने बताए कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस जो केवल इंडियन शुगर में ही मिलेंगे आपको, इंडियन रॉ शुगर में। सबसे पहला बायोलॉजिकल हम देख रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला, इट इज फ्री ऑफ डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन क्या है, एक बैक्टीरियल कंपाउंड है जो तब शुगर केन में फॉर्म हो जाता है जब शुगर केन को हम खुले में धूप में रखते हैं बहुत लंबे के लिए। जब हम हार्वेस्ट करते हैं शुगर केन को, उसके बाद अगर हम उसे सन के नीचे रखे रहेंगे बहुत समय के लिए, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, जो भी हमने करना है, क्रश नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है, उसमें कंपाउंड पैदा हो जाता है जिसे हम डेक्स्ट्रन कहते हैं। ठीक है, हमारी रॉ शुगर में कोई डेक्स्ट्रन नहीं होता, क्योंकि हम इसे फ्रेश क्रेन से क्रश करते हैं। ओके, जैसे ही हमने हार्वेस्ट किया, आप जानते हैं, आप हमारे इंडियन शुगर मिल सिस्टम को जानते हैं कितना विसिनिटी में होता है, राइट। तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के हम क्रशिंग कर देते हैं, इसीलिए नो डेक्स्ट्रन। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का कट टू क्रश टाइम, हार्वेस्टिंग से क्रश टाइम का जो लैप्स है वो 48 आवर्स का है, तो उसमें डेक्स्ट्रन है। ठीक है, तो ये चीज हमने बताई। सेकंड हमने क्या बताया, जो यूनिक है बिल्कुल इंडिया की रॉ शुगर में, इंडियन मिल्स कुड सप्लाई रॉज विद वेरी हाई पोलराइजेशन। हमारी जो रॉ शुगर है इसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, 98.5 to 99.5%। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन मतलब आपके रॉ शुगर मास में कितना परसेंटेज ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट है। जितना ज्यादा यू नो
आपके पर्टिकुलर रॉ शुगर में पोलराइजेशन है, जितना ज़्यादा सुक्रोज प्रेजेंट है उतना ही ईजियर और चीपर होता है उसको रिफाइन करना। लेकिन अगर हम ब्राज़ील, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो ऑफ कोर्स हमारे कंपेटिटर्स हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, शुगर मार्केट में, अगर हम उनके केस में देखें तो 96 to 98.5% है उनका पोलराइजेशन, हमारा उनसे कम से कम 2% ज़्यादा है। ठीक है, 2 से 3%। We created awareness about the quality of Indian raw sugar, so much so that our raws today fetch a 4% premium over the global benchmark. This is okay. This is in contrast to white sugar. There are okay. अब देखिए वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं. The efforts to push exports of raws got a further boost when Indonesia, सबसे ज्यादा हमें फायदा तब हुआ कि इंडोनेशिया ने हमारी बात से, क्योंकि हम इंडोनेशियंस को ही बता रहे हैं ना कि देखिए 13 से 15 दिन में यहाँ पे आ जाएगा, हमारे में डेक्स्ट्रिन नहीं है कोई भी, ऑफ सीजन दिस दैट, है ना, इतना कुछ हमने बताया। तो इंडोनेशिया ने 2019 दिसंबर के महीने में क्या किया, अपने ICU MSA नॉर्म्स को ट्वीक कर दिया ताकि वो इंडिया से इंपोर्ट कर पाए। इससे पहले जो उनके ICU MSA नॉर्म्स थे वो ऐसे थे कि इंडिया उनको एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ऐसा, इससे पहले वो जो इंपोर्ट कर रहे थे रॉ शुगर, वो सिर्फ 1200 ICU MSA या उससे ऊपर का ही रॉ शुगर करते थे, जो लार्जली थाईलैंड से आया करता था। पर फिर उसके बाद जैसे कि हमने बताया 600 से 1200, और उन्होंने एग्जैक्टली 600 से 1200 कर दिया। ओके, तो they brought their ICU MSA down, है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, to allow its refiners to process higher purity raws from India, given how much। अब देखिए ऐसा क्यों किया इंडोनेशिया ने सॉर्ट ऑफ एक फेवर किया हमें, है ना, रिटर्न फेवर। क्यों? क्योंकि हम उनसे बहुत सारा पाम ऑयल मंगवाते हैं, बहुत सारा पाम ऑयल खरीदते हैं। तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एक जेस्चर था नाइसनेस का, और साथ ही में उन्होंने यही नहीं बल्कि हमारे रॉ शुगर पे अपनी इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी, 15% से 5% पे ले आए। सो गुड, अ गुड फ्रेंड। द एंड रिजल्ट, अब देखिए यहाँ हम देखते हैं आउट ऑफ इंडिया टोटल 110 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट्स इन 2021-2022। अगर हम रॉस को देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 56.29 राइट लाख टन्स, तो इट्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ इंडियन। बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसने किया हमारी रॉ शुगर को? इंडोनेशिया। ये तो हमने इतना सारा कुछ इंडोनेशिया के बारे में सुन लिया, तो ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए, इंडोनेशिया नंबर 1, 16.73 लाख टन। फिर बांग्लादेश, आपको ये भी याद होना चाहिए क्योंकि हमारी टीम बांग्लादेश भी गई थी, मैंने आपको बताया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश तो आप याद रख लीजिए, बाकी याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, इराक, मलेशिया। ठीक है, और द कंट्री ऑल्सो एक्सपोर्टेड। अब व्हाइट शुगर हमने किस किस को बेचा सबसे ज्यादा? लीडिंग डेस्टिनेशन सबसे बड़ी कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए, अफगानिस्तान। याद रखिए सबसे ज्यादा हमारी व्हाइट शुगर जो गई है वो अफगानिस्तान के पास गई। हम 2021-2022 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, सोमालिया, जिबूती, श्रीलंका, China, Sudan. Okay, to put this in context, from being a marginal exporter until 5 years ago, India has become the world's number 2। सिर्फ ब्राजील ही हमसे आगे है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम थाईलैंड से बहुत आगे हैं, 79.86 लाख टन है उनका। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा आगे है, 25.67 लाख टन है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे लूजर निकल के आया है इस चीज में, ऑल्दो इट्स अ बैड वर्ड, पर वो यूरोपियन यूनियन है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कहीं ना कहीं हमने डिप देखा है एक्सपोर्ट्स में। देखिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो अपना बेसिकली रॉ शुगर प्रोड्यूस करता है वो बीट से करता है। इंडिया और ब्राजील और हमारी जैसी कंट्रीज हम सिर्फ और सिर्फ केन से करते हैं, शुगर केन से, राइट, हम उसको क्रश करके निकालते हैं, ओनली क्रश केन, है ना। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो बीट से करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उनका जो हमने 2017-18 में देखा था 39.74 लाख टन था, लेकिन 2021-2022 में 8.02 लाख टन। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हमारे भी एक्सपोर्ट्स कम होंगे क्योंकि हमने बहुत हद तक अपना बफर स्टॉक अब कम ही है, हमारा इतना ज्यादा नहीं है। ओके, बैकग्राउंड रेडिएशन हायर इन केरला बट नो रिस्क स्टडी। अब देखिए यहाँ पे कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप स्पेशली आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रे, सी वर्ड, SIEVERT यहाँ पे लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेयर इज इट, ये लिखा
ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये जो सी वर्ड है, ये किस, अगर आपके प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट आ जाए कि सी वर्ड, ग्रे, है ना, इस तरह के जो यूनिट्स हैं, वो किसको मेजर करने के लिए, वो रेडिएशन को मेजर करने के लिए है, ठीक है। तो अगर हम सी वर्ड की बात करें तो सी वर्ड क्या है, इससे पहले कि हम देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी वर्ड क्या है। ये जो आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक यूनिट है, यानी कि क्या जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उसका हेल्थ रिस्क कितना है, वो ये मेजर करने की कोशिश करता है, यानी कि कैंसर या और जेनेटिक डैमेज कितना हो सकता है इससे, ठीक है। तो जो मैक्सिमिलियन सी वर्ड आप जानते हैं, जो एक स्वेडिश मेडिकल फिजिसिस्ट थे, उनके ही नाम पे ये यूनिट रखी गई है। फिर एक और यूनिट है ग्रे, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये लिखा, ओके, 1 ग्रे, है ना। तो ग्रे भी बेसिकली क्या है, ग्रे इज अ, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी देखता है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या था, हेल्थ रिस्क वाली चीज थी। पर आपके लिए इतना ज्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, प्रीलिम्स इज यूजुअली जनरलिस्टिक, इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछते। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, और कुछ कंसेप्चुअल चीजें जो हम देखेंगे। अब देखिए, केरला के कुछ पार्ट्स में बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स जो हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज से एमिट हो रहे हैं, जैसे रॉक्स, सैंड, माउंटेन्स, ट्रीज, है ना, ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। तो केरला के कुछ पार्ट्स में जो बैकग्राउंड रेडिएशन है, दे आर 3 times मोर देन व्हाट्स बीन अज्यूम्ड, ठीक है। तो 3 गुना ज्यादा, ये हमें कैसे पता चला है, एक रिसर्च हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, ठीक है। तो लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने कहा इससे कोई बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क नहीं है, डू नॉट वरी, इससे ऐसा नहीं होता कि कैंसेरियस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। रेडिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम, अब देखिए रेडिएशन कैसे निकलती है। देखिए, अगर कोई भी एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है, तो उसका जो न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट करता है, तो हम देखते हैं रेडिएशन का रिजल्ट, ओके। अब ये कहीं से भी हो सकता है, कहीं भी अनस्टेबल एलिमेंट हो सकता है और उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर सकता है, जैसे हमारी बॉडीज में से, है ना, या फिर कहीं भी, किसी भी चीज का, अगर हम रॉक्स में से देख रहे हैं, कहीं से भी हो सकता है। गामा रेज आर अ काइंड ऑफ रेडिएशन दैट कैन पास अनऑब्स्ट्रक्टेड थ्रू मैटर। आप जानते हैं कि मैटर में से पास कर सकती है गामा रेज अनऑब्स्ट्रक्टेड। ऑल्दो ये बहुत ही एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होती हैं गामा रेज, लेकिन हार्मलेस होती हैं अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड डोजेस में पाई जाएं। इट्स एग्जैक्टली लाइक जब आप अपने हाथ सेकते हैं तो हीट होती है, राइट। तो इट्स प्लेजेंट फॉर यू, राइट, अच्छा लगता है आपको जब सर्दियों में हाथ सेक रहे होते हैं आप। तो लेकिन अगर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी आग लग जाए, इट गेट्स वर्सनड, इग्निशन हो जाए, तो फिर वो बुरा हो जाता है। वैसे ही गामा रेज के साथ है, इट्स गुड ओनली, इट्स हार्मलेस, ओके, गुड तो नहीं, हार्मलेस है। स्पेशली अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स गामा रेडिएशन लेवल्स आर मॉनिटर्ड। आप जानते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के आसपास गामा रेडिएशन लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है टाइम टू टाइम, ओके, कि प्लांट वर्कर्स जो हैं या आसपास रहने वाले लोग हैं वो कितना एक्सपोज्ड है गामा रेडिएशन, इज इट अप टू दी ऑप्टिमम, उससे ज्यादा तो नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो स्पेसिफाई किया हुआ है उन्होंने मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर लेवल्स को, एंड दिस हैज आल्सो बीन अडॉप्टेड बाय इंडियाज एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। अभी क्या है, पब्लिक एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड 1 मिली-सीवर्ट एवरी ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सी वर्ड तो एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, तो मिली सेंस में हम उसको देखते हैं। तो जो पब्लिक एक्सपोजर है, यानी कि जो वर्कर्स नहीं है यूजुअली आसपास वाले, जो पब्लिक एक्सपोजर पूरे इंडिया का अगर हम देखें तो, ठीक है, तो पब्लिक एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड 1 मिली-सीवर्ट एवरी ईयर, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ओके। और जो वर्क कर रहे हैं प्लांट्स में या बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, वो है ना, दे शुडंट बी एक्सपोज टू ओवर 30 मिलियन सीवर्ट एवरी ईयर। तो इनके लिए 30 मिलियन सीवर्ट है हर साल का। अब प्रेजेंट स्टडी जो हुई है उन्होंने ये बोला है, एवरेज नेचुरल बैकग्राउंड लेवल्स ऑफ गामा रेडिएशन इन इंडिया वाज 94 नैनो ग्रे पर आवर, या रफली 0.8 मिली सीवर्ट पर ईयर, विच इज फाइन, ठीक है, 1 से नीचे ही अभी भी हम, ओके। लेकिन यहाँ पे एक स्टडी हुई थी लास्ट 1986 में, तो ये रेडिएशन तब थी 89 नैनो ग्रे पर आवर, तो डेफिनेटली इंक्रीज तो हुआ है यहाँ पे। और 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 सीवर्ट, ओके, दो 1 यूनिट रेफर्स टू द रेडिएशन एमिटेड एंड द अदर टू बायोलॉजिकल एक्सपोजर। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताया बस उतना इंपॉर्टेंट था।
However, the 1986 study measured the highest, वही चीज़, लेकिन जो 1986 की स्टडी थी वो हाईएस्ट रेडिएशन एक्सपोजर जो चावरा, केरला का चावरा रीजन है, उसमें उन्होंने 3000 नैनो ग्रे पर ईयर इस तरह से कुछ देखा था, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट स्टडी बताती है कोलम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे चावरा है, तो वहाँ पे 9000, तो मोर देन 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स। तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसर्निंग लगी, पर इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हेल्थ रिस्क नहीं होगा। ओके, दिस डजंट मीन दैट दोज एट कोलम आर being exposed to higher dangerous levels of radiation. There have been extensive studies in the past that have checked for higher rates of cancer or mortality, and nothing of that sort has been found. अब देखिए, बहुत important, I cannot emphasize the importance of this particular पैराग्राफ इनफ। इसमें क्या लिखा है कि कोलम में या केरला स्पेसिफिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपके प्रीलिम्स में कम से कम 2 बार मोनोजाइट सैंड्स पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसीलिए काफी लॉजिकल है ये समझना कि ज्यादा हायर रेडिएशन लेवल्स हम कोल्लम में क्यों देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि केरला में हम जानते हैं बहुत सारी मोनाजाइट सैंड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा थोरियम है, ठीक है। और आप जानते हैं ये थोरियम को ही यूज करके न्यूक्लियर फ्यूल बनाना हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। इन सदर्न इंडिया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनाइट एंड basaltic, volcanic rock has higher levels of radiation from uranium deposits as well. तो ये भी एक चीज है, एक तो मोनोजाइट सैंड्स, थोरियम, साथ में जो ग्रेनाइट एंड basaltic, और साथ में volcanic rock has higher levels of radiation from uranium deposits as well. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिफिकल्ट टू एलोकेट पब्लिक फंड टू आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि जब सरकार से पूछा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनको टोटल बजट का 0.07%, 0.075% क्यों एलोकेट किया गया इस साल, तो फिर हमारी सरकार ने आंसर दिया कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास और भी अभी बहुत सारी इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्री रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 15% अपने कल्चर पे दे दें, इस तरह की चीज़ों पे उनको प्रमोट करने के लिए, तो वो अभी नहीं हो सकता। आई थिंक ऑल्दो इंडिया इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड एट इट, ऑल्दो इतना कम एक्सपेंडिचर होने के बाद भी वी आर डूइंग ग्रेट एट इट, बट स्टिल, क्योंकि जब आप बाकी अभी डेटा देखेंगे कि जो चाइना है, यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, वो अपने 2 से 5% जो हर साल का बजट है वो आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशन पे लगाते हैं, इसीलिए उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है ये, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में भी कुछ कहा है सरकार ने, उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो आप हमें डेटा बता रहे हैं वो डेटा सही है, पर इसमें क्या है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज से नहीं आ रहा, सिर्फ उनके बजट से नहीं आता, इसमें नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज यानी कि एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी जो स्पेंड करती हैं आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन पे, वो भी एडेड है। हमारे केस में क्या है ना कि इंडिया के केस में अभी एनजीओज को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इतना हम नहीं उनको ले पाए हैं इस चीज़ में, ना ही कैपिटलाइज कर पाए हैं उनके पोटेंशियल को। तो धीरे धीरे अब जो सरकार इस तरह की मेजर्स ले रही है, इस तरह की स्कीम्स ला रही है, प्रोग्राम्स ला रही है, उससे हम ज़रूर देखेंगे कि एनजीओज वुड डेफिनेटली बी रोप्ड इन, तो हम भी अपना 2.2% से 5% तक जाते हुए देख सकते हैं। इंक्लूड एसटी वुमेन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, डीएमके एमपी अर्जेस सेंटर। देखिए क्या है ना, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की मांग रखी जा रही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद से, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा कब हुआ है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुद, क्योंकि जब वो एक केस को रेंडर कर रहे थे, लेकिन अभी एस्टैब्लिश लॉ क्या है कि एक एसटी विमेन को कोई सक्सेशन राइट नहीं है। ओके, तो आप जानते हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, विच गिव्स डॉटर्स इक्वल राइट टू द इनहेरिटेंस ऑफ देयर फादर और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। लेकिन इसमें आप जब इसका सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो यहाँ लिखा है पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या लिखा है कि यही सेक्शन 2 क्लॉज 2 कहता है कि डॉटर्स आर गिवन इक्वल राइट्स टू इनहेरिटेंस ऑफ देयर फादर और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स विमेन, ठीक है। तो उसमें ये चीज दिखी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स मजबूर थी, वो लॉ तो ऐसे चेंज नहीं कर सकते, तो उनको उस केस को रेंडर करना पड़ा इसी के मुताबिक। लेकिन उन्होंने कहा सेंटर को कि देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात जो करता है, या फिर जो आर्टिकल 21 है, तो
तो इक्वालिटी तो सबके लिए, ये कौन सा लॉजिक है कि एसटी विमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है और बाकियों के लिए विमेन के लिए एप्लीकेबल है? सो डू समथिंग अबाउट इट। तो ऑलरेडी ये बेसिकली कह चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पर अब डीएमके जो है वो फिर सेंटर को कह रहे हैं, दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ आस्किंग देम टू डू दिस, ओके। तो इन्होंने बोला दिस इज होली अनजस्ट सिचुएशन, जहाँ पे जो फीमेल मेंबर्स एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं सिर्फ वही लीगली एंटाइटल्ड नहीं है इक्वल शेयर के लिए। दिस इज इनसेन, दिस शुडंट बी डन। उन्होंने ये चीज कही है। तो यहाँ पे बस आपको अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में और उसमें ये चीज लिखी होती है कि एसटी विमेन के अलावा सबको अलाउड है, तो वो चीज सही है। प्लीज, ऑल्दो लॉजिक तो यही कहेगा, अगर आपको ये नहीं पता कि एसटी विमेन के लिए भी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ प्रोग्रेसिव ही तो चल रहा है, ये कौन सा लॉजिक है? ओके। खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स टेक डाउन ट्राई कलर, ट्राई टू स्टॉर्म हाई कमीशन, ओके, इन लंदन। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। आप जानते हैं अमृतपाल वारिस पंजाब दे, और क्या इंटरनेट शट डाउन पंजाब में, और फिर उसके बाद अभी तो ही इज ऑन एस्केप, पर उनके जो एड्स हैं उनको अरेस्ट करना, ये सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है लंदन में, यानी कि यूके में हमने हमारा जो एम्बेसी है, हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन, उसको उनकी बालकनी पे चढ़ के ट्राई कलर को नीचे करना, और ये सब चीजें हमने वहाँ के प्रोटेस्टर्स द्वारा देखी है। अब देखिए, ऑफ कोर्स इंडिया वुड डू समथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को जारी किया है, किसके खिलाफ? वैंडलाइजेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग आउटसाइड द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन बाय खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स एंड इनडिफरेंस। सबसे बड़ी बात ये है, जो प्रोटेस्टर्स हैं तो है, ठीक है, लेकिन जो इनडिफरेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिखाया कि देखिए क्या है, वियना कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर किसी भी कंट्री की एम्बेसी आपकी कंट्री में है तो उसकी सिक्योरिटी, हर चीज का जो भी बंदोबस्त है वो आपको करना है। ये तो बिल्कुल लॉजिक कहता है ना। अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो आपकी कंट्री की सिक्योरिटी पर, हम तो यहाँ से अपनी नेवी भेजेंगे नहीं, या एयरफोर्स भेजेंगे, या आर्मी भेजेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको अपने प्रोवाइड करवाने थे ना। कहाँ थी, कैसे आ गए ये प्रोटेस्टर्स, कैसे चढ़ गए ऊपर? तो ये इनडिफरेंस क्यों दिखाया गया? दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये चीज हमने बिल्कुल इस्टेब्लिश करती है उनके सामने। एन एक्सप्लेनेशन वॉज डिमांडेड, एक्सप्लेनेशन हमने मांगी कि क्यों था कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ब्रिटिश सिक्योरिटी दैट अलाउड दीज एलिमेंट्स टू एंटर द हाई कमीशन प्रीमाइसेस। और हमने उनको बताया, याद दिलाया कि देखिए वियना कन्वेंशन याद है आपको क्या होता है, तो बस उसे याद कर लीजिए, और जो भी लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट भी कीजिए। ओके, क्रूड प्राइसेस slump, okay, no, this is not very important. Japan PM Kishida to visit India today. G7 G20 इंडो पैसिफिक टाइज ऑन एजेंडा। अब देखिए क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक में आप इसे कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट आ जाएगा इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट में। ऑल्दो हम इंडो पैसिफिक में बहुत कुछ देख रहे हैं, वी आर सीइंग यूके कमिंग इन, वी आर सीइंग कनाडा कमिंग इन, वी आर सीइंग एवरीबडी टॉकिंग अबाउट इट, राइट। तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में। बस सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जहां से क्वाड का कॉन्सेप्ट आया था वो आप जानते हैं जापान था, ठीक है। तो मिस्टर आबे, है ना, तो वही जो 2007 में हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने हमारी पार्लियामेंट को जब एक एड्रेस दिया था, एक स्पीच दी थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज, 2007 की उस स्पीच के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, जो फूमियो किशीदा जो है, जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, वो अपनी एक नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अनवील करने वाले हैं। लेकिन दिस स्पीक्स हाईली ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया कि उन्होंने इंडिया को चूज किया है जहां से वो अपनी नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अनाउंस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि इंडिया के बिना इंडो पैसिफिक कुछ है ही नहीं, चाहे वो ऑकस ले लो आप या कुछ भी ले लो, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज, एज आई आई हैव सेड दिस लाइक 1000 times, देयर इज नो इंडो पैसिफिक विदाउट द वर्ड इंडो इन इट, एंड इंडो कम्स फ्रॉम इंडिया, ओके। तो ये बात आपको पता है। तो अब जो भी कुछ होगा हम कल डिस्कस करेंगे आने वाले एक दो दिनों में। हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बहुत कुछ देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के, वी विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। मे बी आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जापान इंडिया पे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यूएस चाइना इन पे क्वेश्चन आ ही आए, जापान पे क्वेश्चन आया भी है, इंडिया जापान पे, और आ भी सकता है।
सिंक्रोनाइजिंग प्लान्स फॉर G7 समिट। अब देखिए क्या है ना कि G20 की प्रेसिडेंसी हमने ली हुई है इंडिया ने, और G7 की प्रेसिडेंसी किसने ली है? जापान ने, इस बार, इस साल के लिए। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रेसिडेंट हैं अपने अपने एक किसी ग्रुप के। तो हम दोनों ने क्या सोचा है, और अगेन दिस स्पीक्स हाईली ऑफ इंडिया एंड दिस स्पीक्स हाईली ऑफ अ स्टैचर, कि उन्होंने कहा है जो G7 के इस बार के प्रेसिडेंट हैं यानी कि जापान ने, कि हम चाहते हैं कि G7 की जो प्रेसिडेंसी है ना उसको हम इन अलाइनमेंट रखें विद G20 की प्रेसिडेंसी। हम जो G20 में चल रहा है उसी तरह की बातें हम G7 में भी करें, ताकि एक सॉर्ट ऑफ इंक्लूसिव हमें आइडिया और विजन मिले, क्योंकि G20 एक लार्जर ग्रुप है। हमारे कंसर्न्स, हमारी बातें, हमारे एजेंडाज शुड डेफिनेटली इम्पैक्ट दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एजेंडाज एज वेल। ठीक है, तो यही चीज वो बेसिकली समझेंगे, सुनेंगे मिस्टर मोदी से, और बहुत कुछ इस तरह की बातें, ताकि वो G7 को भी सॉर्ट ऑफ एक आप मिरर इफेक्ट देख पाएंगे G7 में भी। सिंक्रोनाइजिंग प्लान फॉर द G7 समिट इन हिरोशिमा जो होने वाला है मई में हम G7 समिट देखने वाले हैं, और G20 समिट दिल्ली में होगा सितंबर में। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो ये इनकी 24 आवर विजिट होगी दिल्ली में, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। मिस्टर किशीदा विल मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल्सो डिलीवर अ मेजर स्पीच ऑन जापान्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड इट्स न्यू डिफेंस पोस्चर। आप जानते हैं कि उन्होंने 2% तक अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर लेके जाने की बात की है, विच इज़ ह्यूज। इनके आर्टिकल 9 जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सॉर्ट ऑफ खिलाफ है, अगर हम चाइना को उनकी बातें देखें तो। ठीक है, more than 15 years since the late Shinzo Abe first spoke about the Indo-Pacific cooperation during a visit to Delhi. Mr. Kishida and Mr. Modi, अब साथ ही में हम देखेंगे कि they would take a walk in New Delhi, और एक जो ट्री है जिनके रूट्स हैं गौतम बुद्धा जी के टाइम तक, उसको भी देखेंगे। और मिस्टर किशीदा हैज़ बीन ऑन अ ओके, तो देखिए आप जानते हैं मिस्टर किशीदा इज सो मच इनटू न्यूज़, जापान, साउथ कोरिया, है ना, हमने कितना कुछ देख रहे हैं हम इस चीज़ से रिलेटेड। तो पहले वो यूएस गए, फिर कनाडा, फिर यूके, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर उसके बाद जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज वो वहाँ पे आए टोक्यो में, फिर उसके बाद अब G7 समिट हो रही है। तो बहुत कुछ इज लाइक ऑन इंटरनेशनल ट्रिप, है ना, तो वहाँ पे इंडिया भी आ रहा है बीच में, है ना। ही विल मेक द शॉर्ट ट्रिप टू दिल्ली टू वर्क विद मिस्टर मोदी और मोर कॉपरेशन, वही बातें यहाँ पे लिखी है। अब देखिए क्या है ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पे हर एक वेस्टर्न कंट्री एक एक करके इंडिया पे अपना प्रेशर डालने की कोशिश करती है। अभी उन्होंने फ्रांस को यूज किया, क्योंकि फ्रांस और इंडिया का अगर आप रिश्ता उठा के देखेंगे, गो मोर इनटू द पास्ट, फ्रांस हमारे लिए कहीं गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम यूएस जैसी कंट्रीज को देखें तो अगर आप पास्ट में जाएंगे ना, फ्रांस ने हमारे साथ तब साथ दिया है हमारा जब सबने हमें छोड़ दिया था, विच इज क्वाइट अब्सर्ड, क्योंकि है तो वो भी एक वेस्टर्न नेशन। तो आप अगर फ्रांस पढ़ेंगे ना, यू विल बी सॉर्ट ऑफ आप एक माइंड ब्लोइंग सा आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रांस का क्योंकि काफ़ी हम पे वेट है, तो फ्रांस को भी यूज़ किया गया। फ्रांस खुद भी उन्होंने कोशिश की कि जब अभी रिसेंटली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई कि हम कुछ भी हम कम उसमें देखेंगे, तो इसीलिए हम जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल पाए। हमने कहा हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स निकाल देंगे, आउटकम डॉक्यूमेंट निकाला हमने, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे ये भी कोशिश यही करेंगे कि G7 की जो लास्ट मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर जर्मनी में, तो उसमें इंडिया ने साइन नहीं किया था, जो एक काफी फर्म रशिया पे कंडमेशन, हमने उसको साइन नहीं किया था। पर अब फूमियो किशीदा कोशिश करेंगे कि हम भी एक टफ लैंग्वेज में बोलें, रशिया को कंडेम करें, एंड ऑल ऑफ दैट इस G7 की मीटिंग जो हिरोशिमा में होने वाली है उसको। एज जापान एंड इंडिया अज्यूम द प्रेसिडेंसीज, आप जानते हैं G7 को इंक्लूसिव बनाने के लिए बाकी कंट्रीज को भी इन्वाइट किया जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट। एज जापान एंड इंडिया अज्यूम द प्रेसिडेंसीज ऑफ G7, ओके, नाउ दिस इज ऑफ कोर्स दैट वी हैव डन। मिस्टर किशीदा's विजिट इज़ अनयूजुअल, एग्जैक्टली ये बहुत ही अनयूजुअल विजिट है, क्योंकि ये हमारे एनुअल जो हर साल बायलेटरल समिट्स होती हैं इंडिया और जापान के लीडर्स के बीच में, वो वाली विजिट नहीं है जो 2006 से चली आ रही है। जी नहीं, ये बहुत ही अनयूजुअल विजिट है, और इसीलिए स्पेशली ये जो ग्लोबल इश्यूज में, प्रायोरिटीज में जो कॉन्वर्जेंस चाहिए, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैंडेमिक, यूक्रेन वॉर, G7, G20, इन सारी चीज़ों ने इनएविटेबल बना दिया था इस विजिट को। बायलेटरल इश्यूज, हम बायलेटरल इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ओके, इन एडिशन दे विल टेक जो जापान की टारगेटेड 5 ट्रिलियन येन पब्लिक एंड प्राइवेट
इन्वेस्टमेंट है, इंडिया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है ना, और जो शिनकानसेन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो अभी तक डिले हो रहा है, उसको भी हम बात करेंगे। यही सारी जो जो बातें होंगी वो हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हो जाएंगी, क्योंकि तब एक नुआंस्ड, अभी तो हम सब कुछ स्पेक्युलेट ही कर रहे हैं ये होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अनऑफिशियली ये चीज़ पता चलती है कि ये इज ऑन द बुक्स, है ना, पर एज ऑफ नाउ वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, और साथ ही में हम जो हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, वो विल टॉक अबाउट इट, है ना, वी वुड सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू उसका लेंगे, ओवर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यही बातें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, नाउ दिस इज वही चीज़ यहाँ पे जो हम कल देखेंगे। लेट मी जस्ट चेक इफ एनी आर्टिकल इज लेफ्ट हियर। ओके, प्लेइंग विद फायर। अब आप जानते हैं कि देखिए जो लैंडफिल फायर जो ब्रह्मपुरम में हुई है, ब्रह्मपुरम में केरला में जो लैंडफिल फायर हुई है, इससे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना कि ऑलरेडी देखिए, अगर मैं केस आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, पर यहाँ लिखे करप्शन है, सेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। माय सिंसियर सजेशन टू यू इज प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ऑल्दो आप अगर अपना विजन आईएएस की कंपाइलेशंस कवर करेंगे तो उसके इन्वायरमेंट के सेक्शन में मार्च वाली तो आप पढ़ के ही जाएंगे, तो मार्च के मंथ में डेफिनेटली आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कवर किए जाएंगे, सो कवर दिस पर्टिकुलर पोर्शन फ्रॉम देयर, है ना। लेकिन और चीजें जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है कि लैंडफिल में फायर्स लगती क्यों है, और समर्स आते ही और ज्यादा फायर्स क्यों होने लग पड़ती हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। और आप जानते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक आप सोच सकते हैं लैंडफिल पे क्वेश्चन आ सकता है, विच इज अ मच अवेटेड क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 साल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लैंडफिल पे कोई क्वेश्चन आएगा। So we will discuss that particular thing also. Okay, लेकिन उससे पहले देखिए हम यहाँ देखते हैं कि 2020 में भी ऐसा हुआ था। एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कि ये जो लेगेसी वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट जो शब्द ना हम बहुत बार सुनते हैं, क्योंकि दिल्ली के केस में भी अब क्योंकि G20 समिट होना है तो इट इज बिन बहुत ज्यादा स्पीड अप किया जा रहा है पूरे काम को कि हमें लेगेसी वेस्ट को हटाना है, जो ओल्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो एक के ऊपर एक हीप्स बनती जाती हैं, सालों पुराना वेस्ट है ना, तो जो पाइल अप हो जाता है, तो एनजीटी ने ये जो कोची कॉरपोरेशन की जो ब्रह्मपुरम डंप साइट है उसमें इस पाइल को कुछ रिलेटेड उन्होंने एक जजमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जो चेयरमैन है और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं केरला के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनको लायबल होल्ड किया जाएगा अगर वो एक प्रोसिक्यूशन को और कंपनसेशन निकालने के प्रोसेस को शुरू नहीं करते, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस अनसाइंटिफिक हैंडलिंग ऑफ वेस्ट के लिए ब्रह्मपुरम में। ये 2020 की मैं आपको बात बता रही हूँ जिसको कम्प्लीटली निग्लेक्ट किया गया, वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने बताया कि जो रेमिडिएशन ऑफ वेस्ट है इट अपेयर्स टू बी वेरी स्लो, एनजीटी ने कहा, और कोई भी अपनी ना ही स्टैट्यूटरी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो क्लीन एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने के लिए सबकी है, उसको कोई भी यू नॉट पेइंग रिगार्ड टू इट, है ना। ये सारी बातें अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, और फिर बहुत सारी चीज़ें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के खिलाफ है एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही में क्या है कि ट्राइब्यूनल ने ये भी बोला, एनजीटी ने, कि हमें तो डाउट है जो लीचेट है, लीचेट क्या होता है कि जब एक सॉलिड वेस्ट होता है ना बहुत सारा, तो आप जानते हैं या आप इसे समझ पाएंगे, जो उसमें बहुत सारा डार्क लिक्विड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इट गेट्स जनरेटेड विद इन द सॉलिड वेस्ट, जानते हैं ना, तो उसे हम लीचेट कहते हैं ना। तो उसको एनजीटी ने कहा कि जो ये ब्रह्मपुरम की साइट है इसमें इतना सारा ये जो जनरेट हो गया होगा, तो इसको हम ऑर्डिनरी सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो शायद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स को हम ऑर्डिनरी वे में नहीं ट्रीट कर सकते। सो बहुत सारी उस 2020 की आपको जो आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर में ये सारी बातें पता चलेंगी। ओके, सबसे पहले तो लैंडफिल क्या होता है। लैंडफिल कोई भी एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स को डिपॉजिट किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है और फिर सॉइल के द्वारा कवर किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। देखिए, सॉइल से कवर करना चाहिए पर सारी लैंडफिल्स को सॉइल से कवर नहीं किया जाता। ओपन लैंडफिल्स भी आप देखते हैं विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द एयर, फॉर द सॉइल, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये साइट यूजुअली अगर हम इसे बेसिकली कवर कर देते हैं सॉइल से एंड ऑल ऑफ दैट,
तो इट प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, है ना, क्योंकि आपने वेस्ट को आइसोलेट कर दिया ग्राउंड वाटर से, सरफेस वाटर से, एयर से, है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन व्हाई डू लैंडफिल्स कैच फायर? सबसे पहली बात तो ये है कि लैंडफिल्स में आग ही क्यों लगती है? सबसे पहली बात है अनप्रोसेस्ड वेस्ट। ओके, देखिए जो भारत में वेस्ट जनरेशन इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि इतनी ओवर कंजम्पशन, वही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि ये ओवर कंजम्पशन और इतना कुछ है यहाँ पे, है ना, तो प्रोसेसिंग उतनी हो ही नहीं रही। तो जो भी वेस्ट होता है जो अनप्रोसेस्ड, वो सारा ओपन लैंडफिल्स में चला जाता है एंड दे रिमेन देयर, वो लेगेसी वेस्ट बनता जाता है। अगर आप ये डेटा पढ़ते हैं, अपने जो भी बुक आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं कि जो इंडिया की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो मोर देन 95% ऑफ द वेस्ट है जो सिटीज़ में जनरेट होता है उसे कलेक्ट करती है, जो आपको लगेगा सही है, और 100% होना चाहिए, पर 95% भी सही लग रहा है हमें। पर जो वेस्ट प्रोसेसिंग है वो सिर्फ 30 to 40% वेस्ट की हो रही है। तो आप खुद सोचिए, जो प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही, तो ये सारा अनप्रोसेस्ड वेस्ट जो है ये कहाँ जा रहा है? ओपन लैंडफिल्स में जा रहा है। ओके, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो वेट और ड्राई वेस्ट की सेपरेटली होनी चाहिए, है ना। फिर जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको रिसाइकिल करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं हो रही ना सोर्स पे। तो सबसे पहली बात तो अनप्रोसेस्ड वेस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद हाई कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो जैसे फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, जैसे प्लास्टिक्स, लो क्वालिटी प्लास्टिक जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले, क्लोथ्स हैं, रैग्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और समर्स में क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन होता है ना वेस्ट का, जो बायोडिग्रेडेबल है ना, तो वो बहुत जल्दी कंपोस्ट होना शुरू हो जाता है। और कंपोस्ट होना शुरू हो जाता है तो पूरी हीप का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो कंपोस्ट होता है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ आपको पता है। देखिए एक और स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली आपका दिमाग आप लगाएंगे तो आपको लगेगा सब कुछ गंदा ही है हमारे देश में। तो आपको लगेगा अगर उस स्टेटमेंट में लिखा है कि इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ more than 50% biodegradable material, 25% of नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, तो आपको लगेगा नहीं शायद नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा होंगे। जी नहीं, 60% हमारा बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है। ओके, ऑफ कोर्स पील्स, खाने की, फ्रूट्स की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर हॉट वेदर आ जाता है, सबसे बड़ा कॉज तो ये है, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्राई होगा मटेरियल, है ना, उतना ज़्यादा फ्लेमेबल हो जाता है, तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फायर। तो ये बातें आपको पता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके मेंस में, और जब आप मेंस में क्वेश्चन आता है, मे बी आपके जीएस की केस स्टडी में GS4 में आ जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो फिर आपसे कुछ कुछ आप एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। एक तो आपके ब्रह्मपुरम के बारे में लिख दीजिएगा, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। गाजीपुर लैंडफिल के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी इस तरह की फायर्स देखी हैं, 3 इंसिडेंट्स देखे हैं रिसेंटली, ठीक है। फिर आप गाजीपुर दिल्ली की लैंडफिल के बारे में, ब्रह्मपुरम के बारे में, बालसवा के बारे में लिख दीजिएगा। या फिर दादू माजरा जो लैंडफिल है चंडीगढ़ में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने अप्रैल में एक फायर देखी है। तो ये आप 2-3 एग्जांपल्स लिखिएगा, ठीक है। फिर उससे ऑफ कोर्स आप फिर आपसे अगर एथिक्स में केस स्टडी आ गई तो फिर आपसे सॉल्यूशंस पूछेंगे, और ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आप खुद लिख ही लेंगे, आई होप कि क्या इम्पैक्ट होता है एयर पोल्यूशन, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, सॉइल कंटामिनेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि आसपास की सारी इंडस्ट्रीज भी खराब होती हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो हेल्थ, दिस दैट, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? पहले तो देखिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप उसको रेमेडिएशन हो जाए, है ना। लेकिन अब रेमेडिएशन होने में, जैसे अगर हम बायो रेमेडिएशन की बात करें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके आएंगे आप जो ब्रेक डाउन कर सकें इन पोल्यूटेंट्स को एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। लेकिन उसको 2 से 3 साल लगते हैं, तो फिर आप उस पर तो निर्भर नहीं रह सकते। तो कुछ इमीडिएटली भी तो करना पड़ेगा आपको। समर्स में आगे फायर्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करिए, आसपास की जो ड्राई पत्तियां हैं उसे साफ कर दीजिए। सबसे पहले आग वो पकड़ती हैं, आसपास के जो सूखे हुए पेड़ हैं साफ कर दीजिए, करना पड़ेगा, ठीक है। ये कीजिए ताकि फायर ना लगे। और क्या करेंगे आप वो साइट जो है लैंडफिल की उसको ब्लॉक्स में बांट दीजिए, डिपेंडिंग कि नेचर क्या है वेस्ट का।
फ्रेश वेस्ट जो है, जो उसको सेपरेट एक ब्लॉक दे दीजिए, है ना, जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल है। फिर और फ्रेश वेस्ट को अलग आपने रखा, बाकी और तरह के जो वेस्ट हैं उसको अलग रखा, हर ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पार्ट है ना, जैसे प्लास्टिक, क्लोथ, है ना, इसको सॉइल से कैप कर दीजिए, एटलीस्ट इसमें फ्लेम्स नहीं लगनी चाहिए। तो दिस ऑफ कोर्स यू वुड डू, ड्राई ग्रास मटेरियल को हटा दीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और जो नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको सीमेंट वाली जहाँ पे किल्न्स बन रही है उनको भेजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बढ़िया सोल्यूशन है परमानेंट और इसेंशियल वाला, वो ये है कि आप एक सिस्टमैटिक वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम को लेके आएँ, जहाँ पे जो वेट और ड्राई सिस्टम है उसको सेपरेटली प्रोसेस किया जाए और बाय प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल किया जाए, ठीक है। तो ये सबसे ही आप कह सकते हैं यही होना चाहिए। ये तो मजबूरी है कि इमीडिएट सॉल्यूशंस हमें लेने पड़ रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो कुछ आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, the landfill fire in Brahmapuram on March 2 has turned the spotlight on the state's ineffectual solid waste management practices from a widespread lack of waste segregation। वही चीज़ देखिए, जो वेस्ट सेग्रीगेशन है ना वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो पूरी पैन इंडिया प्रॉब्लम है। और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये तो पैन इंडिया प्रॉब्लम है कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं हो रही है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को सही से टेंडर्स नहीं दिए जा रहे, एक ही टेंडर का वेट किया जा रहा था यहाँ पे, वो भी बायो रेमिडिएशन वाला, बाकियों को बारे में सोचा भी नहीं जा रहा, पता नहीं बहुत ही सारी दिक्कतें थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन वाली भी दिक्कत है, ठीक है। तो और देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो स्केवेंजर्स होते हैं जो वहां गए, उनको लगा कि यहाँ पे चांदी कुछ निकल सकता है, तो वो आग लगा देते हैं उस पर्टिकुलर मेटल को निकालने के लिए, विच इज रॉन्ग। ओके, पर इसको भी हमें कर्ब करने की जरूरत है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। और स्टेट देखिए केरला स्पेसिफिक है, पर हमें होलिस्टिक व्यू लेना था तो जो हमने लिया। ओके, अब देखिए हमें कल के जो न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो है, इन एन अटेम्प्ट टू रिन्यू टाइज साउथ कोरिया मूव्स टू नॉर्मलाइज मिलिट्री पैक्ट विद टोक्यो। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपके प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आएगा कि वेयर इज इट रिटन, जस्ट लेट मी चेक। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, ये किस रिस्पेक्ट में अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई है। तो ये क्या है, ये जापान और साउथ कोरिया को एनेबल करता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलिट्री सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेसिटी है उस रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप जानते हैं टोक्यो और जो साउथ कोरिया है वो अपने रिश्तों को रिन्यू कर रही है। 1910 से 1945 तक जो 35 साल का उनका कॉलोनियल रूल था कोरियन पेनिनसुला पे जापान का, उसमें जो फोर्स्ड लेबर दिस दैट बहुत कुछ जो हुआ है ना, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली उन्होंने इतने सालों बाद बायलेटरल विजिट्स को भी कहा है कि हम रिन्यू कर देंगे, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो उसी का एक पार्ट ये भी है कि हम कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस 2016 मिलिट्री अग्रीमेंट को भी देखेंगे। अगेन रिपीट, ताकि आपके दिमाग में ये चीज रह जाए, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, यहाँ से याद रखिएगा ना, मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है एंड ऑल ऑफ दैट। So South Korea will fully implement a key military intelligence sharing pact with Japan, a defense ministry official told AFP on Saturday, as the two countries, okay, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और वही बात है, उन्होंने कहा है कि देखिए अब यूएस ने ऑफ कोर्स यहाँ पे बोला कि अगर आप इस पैक्ट को कॉल ऑफ कर देंगे तो सबसे जो यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज को होगा, वो है नॉर्थ कोरिया और चाइना, और दोनों को ये चीज़ काफ़ी प्रैग्मेटिक लगी। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा होता है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना, आपका दुश्मन कॉमन है ना तो आप दोस्त बन ही जाते हैं, और यही होता है। रशिया चाइना को आप उठा के देख लीजिए, इनका पास्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी ही दुश्मनी हो गई थी इनमें, पर लुक एट देम टुडे, आज फिर से दोस्त हैं क्योंकि दुश्मन सेम है, वो यूएस है, वेस्ट है। मिलेट्स कैन बी अ सोल्यूशन फॉर फूड न्यूट्रिशन क्राइसिस, मोदी। अब देखिए यहाँ पे क्या है
प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस को। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है। तो और जो कोर्स ग्रेन्स हैं जिन्हें हम लोकली श्री अन्न कहते हैं, श्री अन्न ये एक सोल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अराइज होती है संसार में, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। मिस्टर मोदी सेड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वुड बी हेल्ड ऑन टॉपिक्स सच एज द फार्मिंग ऑफ मिलेट्स, द मिलेट इकोनॉमी। मिलेट इकोनॉमी पे क्वेश्चन डेफिनेटली जीएस 3 में आ सकता है, और मिलेट इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। आई वुड लिंक दैट वीडियो इन द आई बटन। ओके, यू मस्ट रेफर टू इट। आप शुरुआती 15 मिनट देख लीजिए, इट्स अ गुड आर्टिकल। ओके, तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी है। हेल्थ बेनिफिट्स इन फार्मर्स, इनकम। ओके, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी पढ़ के दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मिलेट्स हैं दे आर अ डोर टू प्रोस्पेरिटी फॉर स्मॉल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। न्यूट्रिशन कितने लोगों को मिलेगा, पॉइंट नंबर 2। आप जानते हैं कितना ज़्यादा ये फाइबर है इनमें, और कार्ब्स इतने नहीं हैं, डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत अच्छे। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, न्यूट्रिशन, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर साथ ही में आदिवासी कम्युनिटी के लिए काफ़ी फेलिसिटेशन होगा, है ना। आप जानते हैं कि यूजुअली जहाँ पे बहुत कम पैची एरिया में उगता है वहाँ पे मोस्टली एसटी कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा इसको अंडरटेक करती है इनकी कल्टिवेशन को, पर इतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, विच इज़ वेरी सैड। ओके, गेटिंग मोर क्रॉप्स। अब आप ये भी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है वो इतना बढ़ता जा रहा है, तो उसमें मिलेट वुड कम इनटू पिक्चर, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नहीं लेते और इतना ज़्यादा इनको केमिकल्स चाहिए ही नहीं इनको फार्म करने के लिए, विच इज़ गुड, विच इज़ ग्रेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, इन्होंने ये भी बताया है। और आप ये जानते हैं कि 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर किया गया था भारत सरकार द्वारा। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो और साथ ही में अभी तो क्या है, प्राइमरली कल्टीवेट किया जाता है 12 से 13 स्टेट्स में। और अर्लियर द कंजम्पशन पर मंथ पर पर्सन वाज नॉट मोर देन 3 किलोग्राम्स, पर अगर अभी हम देखें तो 14 किलोग्राम है पर मंथ पर पर्सन। तो डेफिनेटली एक जंप देखा है हमने। और साथ ही में वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं जो आप जानते हैं। इट्स अ प्रेफर्ड क्रॉप फॉर वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज एज इट रिक्वायर्स relatively less water to produce, can be grown naturally without chemicals and thereby safeguards the health of both humans and the soil. अब देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलता है जो गयाना है ना। गयाना ने एक क्या किया है, अपने 200 एकड़ का जो ज़मीन है उसको ऑफर किया है टू एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है, तो उसी को एक बेसिकली अपना hint करते हुए that we are very serious about it. Okay, children in romantic relationships are at risk for online abuse. Now this is very relevant क्योंकि mental health, cyber bullying, cyber this, ये सब कुछ बहुत न्यूज़ में है, और ये दोनों ही तरह के टॉपिक्स के लिए आपके लिए एग्जाम्पल फिट बैठता है। तो एक मुंबई की एक फाउंडेशन है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, RATI, आप इसे मुझे नहीं पता इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, राइट्स एक्शन टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, ठीक है। तो यह मेंशन कर सकते हैं जब आप जब NGO से ये सब टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आप उसका मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट लिखिए कि मेंटल हेल्थ में दे आर ऑल्सो वर्किंग, फूड एड में भी दे आर ऑल्सो वर्किंग, दिस इज हाउ। ये जो वॉइड्स रह जाते हैं अभी क्या है कि इतना कुछ खास मेंटल हेल्थ के लेवल पे, भारत के लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है, पर यहाँ पे जो वॉइड्स रह जाते हैं फिर वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन उसे प्लग करती हैं उनके, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चला है कि जो भी इन्होंने कॉल्स रिसीव की होंगी अपनी हेल्पलाइन पे, इससे हमें ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा रिस्क उनको है जो किसी इस तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में कम एज के जो लोग हैं, है ना, यंग पीपल, उनको सबसे ज़्यादा साइबर बुलिंग का, ऑनलाइन थ्रेट्स का, ब्लैकमेल का, सेक्सुअल हरासमेंट का, अब्यूज़ का रिस्क है, और ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ का। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपके रिश्ते में कुछ दरार आने लगती है, दरार तो एक बहुत खैर भारी शब्द हो गया यंग रिलेशनशिप्स के लिए, पर जो थोड़ा सा भी कुछ फ्रिक्शन आती है तो जो आपका पार्टनर है वो क्या करेगा, आपने कभी कोई भी तरह की चैट्स एक दूसरे के साथ की हो, कुछ इंटीमेट उसमें पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, तो फिर उस कंटेंट को यूज करके आपको हरास करने की कोशिश करेगा, थ्रेटन करने की, आपको शेम करने की कोशिश करेगा। ऐसी बहुत सारी कॉल्स इनके पास वैसी आई जिसमें सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस और जो फोटोज थी उसको अपलोड कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट, साइबर बुलिंग एंड
कंटेंट शेयरिंग विदाउट कंसेंट, और ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। परपेट्रेटर्स मोस्ट केसेस में मेल थे, और इनका ये कहना है जो विमेन है यानी कि फीमेल या बाकी और जो सेक्स है वो ज़्यादा एट थ्रेट है रादर देन मेल। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं अपनी बहुत सारी साइबर बुलिंग के टॉपिक्स में, या GS4 में कोई ऐसा टॉपिक आता है, ऐसे आता है। कोलिजन सिस्टम नॉट परफेक्ट बट इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल, CJI। तो देखिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि डेफिनेटली कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, बट दिस इज द बेस्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय द जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TY चंद्रचूड़ सेड ऑन सैटरडे। ठीक है, उन्होंने कोलिजन सिस्टम को डिफेंड किया है जो अपॉइंट करता है जजेस को। ओके, इन्होंने कहा है, और आप जानते हैं सरकार और जुडिशरी के बीच में बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है। एज द चीफ जस्टिस आई हैव टू टेक द सिस्टम एज इट इज गिवन। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि चीफ जस्टिस को ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे अब हम, क्या आपकी वजह से, वो तो अभी बने चीफ जस्टिस, अरे वो भी तो इसी से अपॉइंट हुए ना इस सिस्टम से। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि देखिए कुछ परफेक्ट नहीं है, पर इट इज द बेस्ट सिस्टम वी हैव डेवलप्ड। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम वाज टू मेंटेन इंडिपेंडेंस व्हिच इज अ कार्डिनल वैल्यू। वी हैव टू इंसुलेट जुडिशरी फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। अगर इसको इंडिपेंडेंट रखना है तो जो एक आप जानते हैं कि यही एक स्टैंड है जुडिशरी का। ओके, वही सारी बातें उन्होंने कहा जब कि उनका एक परसेप्शन है, मेरा एक परसेप्शन है लॉ मिनिस्टर का, तो लॉ मिनिस्टर की भी बात सुन लेते हैं। लॉ मिनिस्टर का ये कहना है कि देखिए कुछ 3-4 फॉर्मर जजेस, रिटायर्ड जजेस ऐसे हैं जो एंटाई इंडिया गैंग चला रहे हैं, इनका ये कहना है। और वो चाहते हैं कि जुडिशरी एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह काम करे, हर चीज़ उठा के जुडिशरी के पास चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा ये जो कोलिजियम सिस्टम है ऑफ कोर्स गलत है, हमने तो कभी कहा ही नहीं, और कोलिजियम सिस्टम इज अ रिजल्ट ऑफ कांग्रेस मिसएडवेंचर एंड जुडिशियल ओवररीच। जो जुडिशियल ओवररीच हमने 2015 के एनजैक स्ट्राइकिंग डाउन में देखी थी, और बाकी जो एस्टैब्लिश हुआ होगा उन्होंने कहा कि पहली पार्टी ने किया था, और वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। इट वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर आप चाहें ना तो आप ये जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा है ना, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं वो जाके आप पढ़ सकते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। ओके, Modi Hasina open 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू बांग्लादेश। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो बांग्लादेश काउंटर पार्ट हैं शेख हसीना जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को। ये क्या होगा, असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी का जो मार्केटिंग डिपो है, ठीक है, सिलगुड़ी में, वहां से बेसिकली वहां से जो बांग्लादेश का नदन पर्बतीपुर एरिया है वहां से डीजल को लाया जाएगा। ठीक है, तो असम के नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी का मार्केटिंग डिपो सिलीगुड़ी में है, जो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वेस्ट बंगाल को थैंक नहीं किया, असम के उनको थैंक किया, प्राइम मिनिस्टर को थैंक किया, इंडिया को थैंक किया हसीना जी ने, लेकिन वेस्ट बंगाल को उन्होंने कुछ थैंक यू या कोई मेंशन ही नहीं किया। ये एक हिंट है कि गुड इनफ, ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन अच्छा है कि शुरू इनॉग्रेट हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है, पर कुछ तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेस्ट बंगाल ने भी प्रॉमिस किए थे, जो प्लान्ड प्रोजेक्ट्स थे, तो हम उससे अनहैप्पी हैं। ये बेसिकली हिंट कर रहे हैं जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वेस्ट बंगाल में, जो तीस्ता रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके which has been stalled for like a lot of time now, तो वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। The 131.57 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन will bring diesel from marketing depot in Siliguri। ओके, वही बातें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।